हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। और आज जो एक नोटिस जारी हुआ है केवीएस का, आज जरा सी हम उस पर बात कर लेंगे। इसमें कुछ दो तीन चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करना जरूरी था। एक तो ये कि रिजल्ट जो है ऑब्वियसली पीआरटी म्यूजिक का आ चुका है, तो आप सभी को ये होगा कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इसका रिजल्ट कब आने वाला है ना। ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन से कितना इफेक्ट पड़ेगा, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने कुछ भी एक्सपेक्टेड स्कोर को लेकर, अपनी इंटरव्यू की डेमो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या एक मोटिवेशन चाहिए, या फिर रिजल्ट का एक डेट चाहिए कि रिजल्ट आ जाए तो हम तैयारी करने में लगे, तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना। देखो, मैंने आपको जो है डेमो टीचिंग के लिए 2-3 वीडियो डाली थी, पोएम्स की डाली थी, थोड़ी गाइडेंस के लिए डाली थी, और फिर मैंने रोक दी क्योंकि मुझे लगा कि अभी जो टाइम है सब लोग शायद अपने आप से अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं, और मे भी कुछ लोग जो है देखते हैं, तो मुझे भी लगा कि शायद अभी ये फेज ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा बीच में हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो थोड़ा लेट्स वेट फॉर सम टाइम। और फिर मुझे लगा कि ये नोटिस आया है तो हम एक्सपेक्ट इतना कर सकते हैं कि अब जो है रिजल्ट आने वाले हैं आपके अगले कुछ वीक्स में, या फिर अगले 1-2 वीक में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इन सबके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली मेरा चैनल एक टीचिंग फोकस्ड है, तो इसलिए हम टीचिंग के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो देखिए भाई, केवीएस ने ये वैसे तो 18 की डेट का है, बट ये आज अपलोड हुआ है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नोटिस क्या है। देखो, आप सभी को पता है कि पीआरटी का जो एग्जाम था वो शिफ्ट्स में हुआ था, ठीक है। अब शिफ्ट्स में होने की वजह से, क्योंकि शिफ्ट्स बहुत सारी थी, मल्टीपल शिफ्ट्स थी, तो ऐसे में एक प्रॉब्लम ये होती है कि कोई शिफ्ट आसान हो जाती है, कोई शिफ्ट मुश्किल हो जाती है, और आप सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं ही। तो भाई, शिफ्ट्स को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो आपने DSSB में भी देखा होगा, एसएससी के एग्जाम्स में भी देखा होगा, आपने यूजीसी नेट के एग्जाम में भी देखा होगा कि ये सेम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है। अब बात है कि सीबीएसई, क्योंकि रिक्रूटिंग एजेंसी जो है आपकी इस बार वो सीबीएसई है, जो बेसिकली इस टेस्ट को कंडक्ट करा रही है। तो सीबीएसई जो है वो एक तरह से पहले नेट का एग्जाम भी कंडक्ट कराती थी, यूजीसी नेट का भी एग्जाम कंडक्ट कराती थी, हालांकि उसके लिए अब एनटीए बन गया है, ठीक है। तो सीबीएसई का भी उस टाइम पे पैटर्न होता था, परसेंटाइल स्कोर के ऊपर जो है वो डिसाइड होता था कि कितने मार्क्स बनेंगे नॉर्मलाइजेशन के बेस पर। तो अभी सेम फॉर्मूला जो है सीबीएसई यहाँ भी अपनाने वाली है कि भाई केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम था उसके साथ जेएससी का, यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का और लाइब्रेरियन का, ये 3 पोस्ट पर यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है। तो फर्स्ट पीआरटी, जेएससी एंड आपका लाइब्रेरियन का, इन 3 के लिए डाला हुआ है। बात करें टीजीटी, पीजीटी की, तो उनका तो शिफ्ट्स में आई थिंक एग्जाम नहीं हुआ था, तो उन लोगों के में नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब पीआरटी में, अब आपका फोकस पूरा है पीआरटी के एग्जाम पर कि पीआरटी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन से कितना फर्क आएगा आपके स्कोर के ऊपर। तो देखो, अब क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, और शिफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी आपकी बहुत सारी शिफ्ट्स हुई हैं। अब शिफ्ट्स में किसका पेपर कितना मुश्किल था, कितना आसान था, ये आप लोग तो खैर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड करेंगे आपके स्कोर्स। देखिए, हमें कई बार लगता है कि हमारी शिफ्ट का पेपर ज्यादा मुश्किल हुआ था, दूसरे वाले शिफ्ट का ज्यादा मुश्किल हुआ था। 28 वाले कह रहे थे कि उनकी शिफ्ट का ज्यादा मुश्किल था, 25 वाले भी कुछ कह रहे थे कमेंट्स में कि उनकी शिफ्ट ज्यादा मुश्किल थी, कुछ 22 वाले भी कह रहे थे कि हमारी शिफ्ट ज्यादा मुश्किल थी। तो देखो, अब ये चीज आप लोगों के कहने पर डिसाइड नहीं होगी, ये डिसाइड होती है आपके स्कोर्स के ऊपर। हमें नहीं पता एक शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं, वो डेटा केवीएस के पास है। फिर किस शिफ्ट के बच्चों ने कितना स्कोर किया है, ये भी केवीएस के पास है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल वेट करना होगा। कोर्स यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा और मार्क्स कम ज्यादा होंगे, तो ये तो बिल्कुल डेफिनेट है कि मार्क्स जो है वो कम ज्यादा आपके होंगे ही होंगे। तो ये तो भूल जाओ कि आप ये सोचो कि भाई मार्क्स जो है, भाई मेरे तो बिल्कुल जितने आए हैं रोज स्कोर है उतना ही होगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, कुछ केसेस में जो है 7 से 8 नंबर का डिफरेंस भी आ जाता है। देखो, DSSB का एक एमसीडी का एग्जाम हुआ था 2019 का, आई थिंक एग्जाम है, 18 या 19 की बात है। तो उस टाइम पे जो है आई थिंक 17-18 की बात है, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि 4 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, और जो पहली शिफ्ट थी वो बहुत टफ आई थी। फिर तीनों शिफ्ट के एग्जाम जो है NIUS में से आए थे, तो फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर वाले बच्चों को बहुत लॉस हुआ था, ये माना जाता है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पर बता रही हूँ कि जिन करीबियों का जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो भी हुआ है, जो पहली शिफ्ट के बच्चे थे जिनका पेपर बहुत टफ माना गया था, उन बच्चों को बहुत फायदा हुआ था उसमें। मतलब एक लड़की के 109 से 130 तक स्कोर चला गया था, उनका 109 से 130 स्कोर चला गया था, जो उनके कहने के मुताबिक, जो मैं आपको बता रही हूँ, उनके इतने बड़े थे। क्योंकि बढ़े हुए मार्क्स इंसान जरूर बताता है, घटे हुए के लिए वो शायद नहीं बताएगा इतना, लेकिन बढ़े हुए के लिए जरूर बताता है कि हाँ मेरे इतने बढ़ गए हैं।
ठीक है। तो भाई ये मान के चलो कि जिस शिफ्ट के एवरेज स्कोर, मतलब जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर बहुत कम होगा, लो होगा, मान लो पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर जो है वो आपका आता है फॉर एग्जाम्पल 125 मान लो, सेकेंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर 110 आता है और थर्ड शिफ्ट का एवरेज स्कोर 128 आता है। तो अगर हम इन तीन शिफ्ट को कंपेयर करेंगे तो 110 वालों का पेपर, क्योंकि देखो जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है ना, जब एक परसेंटाइल स्कोर निकालते हो आप, ठीक है, जो नॉर्मल कर्व ग्राफ होता है, उस नॉर्मल कर्व ग्राफ का मतलब क्या होता है, जितने बच्चों का एग्जाम होता है इतने लेवल पे बच्चे एवरेज में मिलेंगे और इतने टॉपर्स और इतने वो, ये एक नॉर्मल पैटर्न होता है, किसी क्लास का भी स्कोर निकाल लो या कुछ भी कर लो, ठीक है, ये होता है एक नॉर्मल पैटर्न। तो इसी के हिसाब से आप ये गेस कर सकते हो कि सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, 110 ही स्कोर कर पा रहा है एवरेज बच्चा वहां पर, ठीक है। और फिर हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर भी डिपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा मार्क्स में फायदा मिलेगा और फर्स्ट और थर्ड वालों का या तो स्कोर उसके अपने स्कोर के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत उनका घट सकता है। ओके, ये है। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा केवीएस का, कि केवीएस जो है रिजल्ट कितने दिन में जारी करता है। पहले से ये विद इन वीक्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पीआरटी में एक चीज ये थी कि पीआरटी का पेपर लीक हुआ था, ये भी बहुत ज्यादा एक वो आई थी कि शायद पेपर कैंसिल हो सकता है, पोस्ट मतलब कैंसिल हो सकता है, री एग्जाम हो सकता है। लेकिन अब कोई केवीएस ने क्योंकि ये नोटिस डाल दिया है, दैट मीन्स कि उनकी तरफ से सारी चीजें क्लियर हैं और वो डायरेक्ट अब रिजल्ट डालने वाले हैं। जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स एंड वेट फॉर द रिजल्ट। तो हो सकता है कि आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिले, विद इन 1 और 2 वीक्स में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सो बी पॉजिटिव। और जो बच्चे मेरे अकॉर्डिंग 120 के आसपास हैं, 120 से थोड़ा 2-3 नंबर ऊपर या फिर 2-3 नंबर नीचे जो हैं, ठीक है, वो लोग होपफुल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि उनके कुछ ब्राइट चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। 120 से ज्यादा तो मुझे लगता है कि हो ही जाएगा सिलेक्शन, जहां तक मेरा मानना है। आई थिंक 125 के आसपास वाले तो निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन उससे नीचे वाले जो है थोड़ा सा आप भी तैयार रहें, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, उसमें आपका थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ये जरूर, बस ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एक तो, ठीक है। दूसरा डेमो टीचिंग को लेकर थी कि डेमो टीचिंग में मैंने क्लास 2 की पोएम डाल दी थी, अब कल से मैं स्टार्ट कर दूंगी। क्लास 3 की पोएम कल अपलोड कर दूंगी आपके लिए, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक फ्रैक्शन की भी वीडियो मतलब पीपीटी रेडी है, बस उसको रिकॉर्ड करना है। फ्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे, अगर आपको डेमो टीचिंग में फ्रैक्शन पढ़ाने को दे दिया जाएगा तो आप एकदम से किन एक्टिविटीज का जिक्र करेंगे ताकि आपका इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए, तो वो भी एक वीडियो है मेरे पास, उसको भी हम अपलोड करेंगे, तो फिर वो भी आपको मिल जाएगी। और आगे देखते हैं फिर जिस हिसाब से प्लानिंग होगी। ओके, तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट। और आने वाले कुछ हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो अपनी डेमो टीचिंग इंटरव्यू की तैयारी आप करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।